अब जीव विज्ञान देखेंगे, घटना चक्र की पूरी जो है तुम्हारा सारांश वही देख लेंगे। पीवाईक्यू सेट। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो पदार्थ जंतुओं द्वारा अपनी वृद्धि तथा जैविक क्रियाएं करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पोटेशियम। अकार्बनिक देखें तो लोहा, आयोडीन, कापर, कैल्शियम, सोडियम। तो लोहा, आयोडीन, कापर, कैल्शियम, सोडियम ये कार्बनिक हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पोटेशियम ये क्या है तुम्हारे कार्बनिक हैं पोषक तत्व। कार्बनिक तत्व में देखें तो कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ हैं। रासायनिक दृष्टि से ये वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ये क्या देते हैं तुम्हारे? जब इनका जल अपघटन होगा, कार्बोहाइड्रेट का जब जल अपघटन होगा तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देता है। ठीक है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। मुख्य स्रोत इनके क्या है? शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल और बाजरा इनके मुख्य स्रोत हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनका निर्माण करते हैं और ये प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा इनसे प्राणियों को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, प्राणियों को ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो 4 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। और हमारे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ये पूछे शरीर का ईंधन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक मोनोसैकराइड्स होते हैं। मोनोसैकराइड्स में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। तो मोनोसैकराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। वे जिनका जल अपघटन संभव नहीं है उनको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। ठीक है, एक होता है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में कौन आता है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आता है। ये वे जो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकराइड्स इकाइयाँ देते हैं। तो डाइसैकराइड्स का क्या हो जाता है? जल अपघटन हो जाता है और अपघटन जब हो जाएगा तो ये 2 मोनोसैकराइड्स इकाइयाँ देंगे, जैसे हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये क्या है? डाइसैकराइड्स हैं, इनका जल अपघटन हो जाता है। फिर आता है पॉलीसैकराइड्स। ये इसमें क्या आता है? सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, काइटिन और ग्लाइकोजन आता है। ये वे जो जल अपघटन पर बहुत सारी मोनोसैकराइड्स इकाई देते हैं। इनका भी जल अपघटन हो जाता है तो बहुत सारी मोनोसैकराइड्स इकाइयाँ देंगे। तो 2 लोगों का हो जाता है। 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकराइड इनका जल अपघटन नहीं होता, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं। और डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स इन दोनों का क्या होता है? जल अपघटन हो जाता है। और डाइसैकराइड्स में कौन आता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है। पॉलीसैकराइड्स में सेलुलोज, स्टार्च और काइटिन और ग्लाइकोजन आता है। ठीक है, अन्य देख लें तो सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज होती है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? माल्टोज होती है। क्या होती है? माल्टोज होती है, जो कि सूखे मेवे में पाया जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहा जाता है। कैप्सूल के कवर स्टार्च के बने होते हैं। जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं तो वो कवर जो होता है वो किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। फिर है प्रोटीन आता है तुम्हारे कार्बन पोषक तत्वों में। तो ये बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल, जिनको अमीनो एसिड की कई 100 छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। तो प्रोटीन जो है हमारा क्या होता है? ये जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। ये पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई 100 छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। इन्हें पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इनसे जंतु हो चाहे पादप दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं। अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्योंकि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अमीनो अम्ल से क्या होता है? भरपूर होता है। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है। तो सोयाबीन क्या है? ये एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है। अगर पूछे एकमात्र गैर पशु प्रोटीन कौन सा है तो वो सोयाबीन है, जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सोयाबीन ही एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें हम सभी अनिवार्य अम्ल पाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर ही बने होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं और सारे अमीनो अम्ल सोयाबीन में ही पाया जाता है, जो एक गैर पशु प्रोटीन है। बाकी पशुओं के प्रोटीन में तो अमीनो अम्ल पाए ही जाते हैं। ठीक है सारे। तो अमीनो अम्ल की संख्या सामान्यतः 20 होती है, जिसमें से 10 शरीर के द्वारा और से 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। तो देखो अगर पूछे कि अमीनो अम्ल शरीर से नहीं प्राप्त होते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 10 शरीर के द्वारा अपने आप बना लिए जाते हैं और 10 हम भोजन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। शोध के द्वारा 2 नए प्रकार के अमीनो अम्ल खोजे गए हैं, जो तो इनकी कुल संख्या आप कितनी होगी? 22 हो गई ही मानी जाती है। तो प्रोटीन के कार्य क्या है आपके? देखो तो प्रोटीन नई कोशिकाओं का निर्माण करता है।
निर्माण करके शरीर की संरचना के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। साधारण प्रोटीन देखें तो ये ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, उदाहरण जैसे फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन है। और संयुक्त प्रोटीन क्या होती है, ये ऐसे प्रोटीन अमीनो अम्ल व खनिज मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अमीनो अम्ल व खनिज मतलब मिनरल से भी मिलकर बने होते हैं, तो उनको संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। साधारण प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जैसे फाइब्रिन, ग्लोबिन और सिन है, ठीक है। और तुम्हारा जो है संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है हीमोग्लोबिन, हिम जो खनिज, और ग्लोबिन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन है तुम्हारा जो ये हिम खनिज है, और ग्लोबिन क्या है, अमीनो अम्ल है, इनसे मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो साधारण प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। व्युत्पन्न ना, व्युत्पन्न नाम ही है उनका कि उत्पन्न होंगे किसी से, तो ये क्या होंगे, साधारण प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। उदाहरण अगर देखें तो फाइब्रिन के विघटन से फाइब्रिनोजन बनता है, तो फाइब्रिन के विघटन से क्या बनता है, फाइब्रिनोजन बनता है। तो ये तुम्हारा फाइब्रिनोजन जो हो गया व्युत्पन्न प्रोटीन हो गया। प्रमुख स्रोत से मिलने वाले अगर हम प्रोटीन देखें तो दूध जो सफ़ेद होता है ना, इससे हमें कैसीन मिलती है, क्या मिलती है, कैसीन मिलती है। दूध जो पीला होता है उससे हमें कैरोटीन मिलती है, क्या मिलती है, कैरोटीन। गेहूं से हमें ग्लूटीन मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूटीन। हड्डी में हमें क्या होता है, ओसिन होता है। हड्डी में कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और नाखून या बाल जिसमें क्या होता है, अल्फा क्रिएटिन होता है। नाखून या बाल में क्या होता है, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन होता है। मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है। दाल में कौन होता है, प्रोलीमिन होता है, प्रोलीमिन होता है प्रोटीन। अंडा में एल्ब्यूमिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूएस के ही नोट्स हैं घटना चक्र के, ठीक है, तो एकदम रट लेना है। अंडा एल्ब्यूमिन होता है, ये जीव विज्ञान यहीं से कंप्लीट हो जाएगी सारी। कमी से होने वाले रोग देखें तो देखो तुम्हारा मरास्मस जो है सामान्यतः बच्चों में होता है, जो 1-1.5 वर्ष से पहले होता है। ये मरास्मस जो रोग है ये बच्चों में ही होता है, जो लगभग 1.5 वर्ष से कम आयु के होते हैं उन्हीं में होता है। यह प्रोटीन और वसा दोनों की कमी के कारण होता है। मरास्मस किससे, प्रोटीन और वसा की कमी से होता है, दोनों कमी से। एक होता है क्वाशियोरकर रोग होता है, सामान्यतः बच्चों में यह 1.5 वर्ष के बाद होता है। जब बच्चे 1.5 साल के ऊपर हो जाते हैं तो क्वाशियोरकर रोग होने का चांस रहता है, ठीक है। तो वसा या लिपिड्स देख लेते हैं, फैट या लिपिड्स देख लेते हैं। तो क्या रासायनिक दृष्टि से लिपिड वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसराइड्स होते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड वसी अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसराइड होते हैं, और इनमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो लिपिड्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ये वसी अम्लों और ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। 1 ग्राम वसे से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर 1 ग्राम वसा हम लेंगे तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। वसा शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। वसा शरीर को संचित ऊर्जा, ठीक है, स्टोरेज एनर्जी प्रदान करते हैं, ठीक है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। बीमार होने पर शरीर सबसे पहले वसा का उपयोग करता है, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं तो बीमार होने पर शरीर में सबसे पहले क्या, शरीर वसा का ही प्रयोग करता है। वसा की कमी से शरीर दुबला व त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय रोग व मोटापे की समस्या भी हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। वसा के प्रकार देखें तो एक संतृप्त वसा होती है। पामिटिक अम्ल एवं स्टायरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त रहती है। तो ये संतृप्त वसा में क्या होता है, पामिटिक अम्ल एवं स्टायरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से क्या होती है, संतृप्त रहती है। इसमें हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त रहने के कारण इन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। असंतृप्त वसा क्या होती है, ओलेक अम्ल, ठीक है, जिसको ओलेक अम्ल बोलते हैं। ओलेक अम्ल जो एक फैटी एसिड है, इसकी कार्बन श्रृंखला संतृप्त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि इसमें कार्बन के 2 अणु दोहरे बंध डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, और एवं 2 हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए यह फैटी एसिड असंतृप्त वसा कहलाती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, दोहरे बॉन्ड भी होते हैं इसलिए, और 2 हाइड्रोजन अणु अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसको फैटी एसिड या फैटी एसिड असंतृप्त वसा कहलाता है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं। तो अधिकांश जंतु वसाएं जो क्या होती है, संतृप्त होती हैं, ध्यान रखना, पूछता है क्वेश्चन। और पादप वसाएं क्या रहती हैं, असंतृप्त रहती हैं। असंतृप्त वसाएं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। तो असंतृप्त भाई असंतृप्त है ना, इनको इच्छा इनकी भरी नहीं है ना, तो इसलिए
और संतृप्त क्या है, तो संतृप्त है, इनकी इच्छा भर चुकी है। भाई संतृप्त तुम हो जाओगे, तुम्हारा पेट मान लो खाने में तुम संतृप्त हो गए तो तुम्हारा पेट भर जाए तो आराम से बैठोगे, और असंतृप्त जब भूखा होगा तो कोशिश करेगा ना, तो इसलिए असंतृप्त वसाएं क्या होती है, संतृप्त वसाओं से ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। वनस्पति घी को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार किया जाता है। तो वनस्पति घी को क्या करते हैं, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेल में हम हाइड्रोजन मिला दें तो वनस्पति घी बन जाएगा। इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। इसको जब ठोस बनाना होता है तो इसको हाइड्रोजनीकृत कर देते हैं, और इस हाइड्रोजनीकरण के कारण ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, तुम्हारी बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रांस फैट हमारी बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, अब विटामिन देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन भी क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में, जैसे मेटाबॉलिज्म जिसके बोलते हैं, उपापचयी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहते हैं, सहायक आहार भी कहते हैं। ठीक है, ये शरीर की उपापचयी जो अभिक्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म जो है, में उत्प्रेरकों की क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक ने किया था। तो फंक याद रखना, इन्होंने विटामिन का आविष्कार 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो विटामिन क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय, ठीक है, उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है, प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अगर हमारे शरीर में क्या हो, उपापचय प्रक्रियाएं जो है वो अच्छे से चलें तो उनके लिए विटामिन बहुत आवश्यक हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन को क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। हाँ, विटामिन के और विटामिन डी जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं, बाकी विटामिन को मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सारे विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित हो जाते हैं तो गलत हो जाएगा। कोई भी विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होता तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के और विटामिन डी अपवाद है ना, कि बाकी विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते, लेकिन विटामिन के और विटामिन डी क्या है, इसके अपवाद हैं। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, जैसे बी सी याद रखना। ठीक है, और वसा में जो कार्बन घुलनशील होते हैं वो एडेक होते हैं, ए डी ई के, एडेक विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखो, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनाल। ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। इसकी खोज की थी मैकुलन ने, और ये दृष्टि रंगाओं, ठीक है, का संश्लेषण, ठीक है, एपिथीलियमी स्तरों की वृद्धि करता है एवं विकास करता है। इससे कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो रेटिनाल इसका वैज्ञानिक नाम है, खोज मैकुलन ने की थी। कमी से रतौंधी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 को थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। ये उमेतारो ने इसको खोजा था। ये क्या करता है, इस कार्य के हैं B1 के, कार्बोहाइड्रेट एवं सुजुकी अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम करता है। ठीक है, ये सह एंजाइम का काम करता है, और इससे कमी से बेरी। तो इंपॉर्टेंट इसका है थायमीन। B1 को थायमीन कहते हैं। उमेतारो ने खोजा था। बेरी से कमी से रोग हो जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, और इसके कमी से त्वचा का फटना रोग होता है। बाकी इसके कार्य देखें तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों की तरह कार्य करता है। फैड तथा FAMN का घटक होता है। ठीक है, ये तो B2 राइबोफ्लेविन त्वचा का फटना, कमी से रोग हो जाता है। B3 निकोटिनामाइड या नियासिन बोलते हैं। B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन बोलते हैं। ये उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों नैड तथा नैडप का घटक होता है, यानी DP का घटक होता है। इसे कमी से प्लाग्रा, तो B3 कमी से प्लाग्रा होता ही है। इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड या नियासिन नाम है B3 का। ठीक है, P5 विटामिन B5 क्या है, पेंटोनिक अम्ल है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोनिक अम्ल। B5 का पेंटोनिक अम्ल, ध्यान रखना, 5 पेंटोनिक अम्ल। ठीक है, ये अपचय के सह एंजाइम A का घटक होता है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता हो। ठीक है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, उसमें विटामिन B5 कमी हो गई है। B6 ठीक है, पैराडाक्सिन इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम पैराडाक्सिन बोलते हैं इसको। एनीमिया हो जाता है इसी कमी से। ठीक है, फिर B6 है, पैराडाक्सिन बोलते हैं, ये इसी कमी से एनीमिया हो जाता है ना। और B7 है, इसको हम बोलते हैं बायोटीन, रासायनिक नाम है B7 का, बायोटीन नाम है। इसको डीन बुर्क ने खोजा था। ठीक है, इसी कमी से लकवा हो जाता है, लकवा का रोग हो जाता है इसी कमी से। तो विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, इसको डीन बुर्क ने खोला था, मतलब डी बुर्क ने इसको खोजा था। ठीक है, ये वसीय एवं
अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं में क्या करता है, सा एंजाइम का काम करता है और इसका कमी से लकवा रोग हो जाता है। फिर विटामिन देख लेते हैं B9, इसको फोलिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से एनीमिया व पेचिश रोग हो जाता है। और ये विटामिन इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, वृद्धि में और रुधिराणुओं का निर्माण करने में और डीएनए का संश्लेषण करने में ये कार्य करता है। B9 क्या करता है, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण और डीएनए का संश्लेषण करता है। इसी कमी से एनीमिया व पेचिश हो जाता है। B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। B12 साइनोकोबा, ठीक है, साइनोकोबालामिन, तो इसमें कोबाला, जिसको इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, ध्यान रखना। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम भी है B12 का, तो इसलिए इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। इसकी खोज की थी तुम्हारे डोर्थी ने, कौन, डोर्थी ने। और इसी कमी से एनीमिया पांडु रोग हो जाता है, और इसका कार्य क्या है, वृद्धि, रुधिराणुओं, ठीक है, रुधिराणुओं ठीक है, होडिगिकन का निर्माण करना, ठीक है, रुधिराणुओं होडिगिकन का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना, ये इसका B12 का कार्य है। फिर विटामिन सी जो है इसको एस्कर्बिक एसिड कहते हैं, रासायनिक नाम है। जेम्स लैंड ने इसको खोजा था और इसकी से स्कर्वी रोग होता है। मेन तो इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक नाम सभी विटामिन का, और खोज जहाँ पूछा है बस, और एक कार्य बहुत कम पूछा है। इसके कार्य कर देखें, आंत्रकोशिकी योजक पदार्थ, ग्लोजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण करने में, ठीक है, दांतों के डेंटिन निर्माण में, वो हड्डियों के मैट्रिक्स के निर्माण में, ग्लोजन तंतुओं के और अंतरिकोशीय योजक पदार्थ है, तो इसमें ये दांतों के डेंटिन में निर्माण में आवश्यक है, ठीक है। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड कहते हैं इसको, स्कर्वी कमी से रोग हो जाता है। और विटामिन डी इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसको खोजा था एडवर्ड मिलेनेबी ने, इसको खोजा था, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। उसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और जो उम्रदार मतलब जो वयस्क लोग होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है वयस्कों में, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, अगर कहीं दौड़ने लगो, कुछ करने लगो तो ऑटोमेटिक हड्डियाँ क्या हो जाएगी, अपने आप टूट जाएंगी, अपने आप हड्डियाँ बहुत कमजोर होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है वयस्कों में। बच्चों में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। तो ये विटामिन डी का काम क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करना, हड्डियों और दांतों की वृद्धि करना, ये विटामिन डी का कार्य है। ये है, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, टोकोफेरॉल। इवांस या बिशप, इसको खोजा किसने, इवांस और बिशप ने खोजा था इसको, ये को टोकोफेरॉल बोलते हैं। खोजा किसने था इसका, इवांस और बिशप ने खोजा था। ये कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि करता है, ठीक है, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि भी करता है, कोशिका कला की सुरक्षा भी करता है। और उसकी कमी से जनन कोशिका जनन शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ई की कमी से जनन कोशिका शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विटामिन, फिर तुम्हारा आता है विटामिन के, इसको कहते हैं फ्लोक्विनोन बोलते हैं, फ्लोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। इसको खोजा था हेनरिक डैम ने इसको खोजा था। ये यकृत में प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण करने में सहायक होता है, इसीलिए ये रक्त का थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। अगर विटामिन के कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्लोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को रासायनिक नाम। उसके बाद रेसे आ जाता है, ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। खनिज लवण आ जाते हैं, ये शरीर के उचित विकास में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जीव के लिए आवश्यक खनिज कौन से होते हैं, तो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में 20 प्रकार के खनिज, कितने 20 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है, जो कि आयनों के रूप में होते हैं। ये शरीर के कुल भार का 4 से 5% होते हैं। जो खनिज जो होते हैं शरीर के कुल भार का 4 से 5% होते हैं। इनके खनिज तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक लघु तत्व और एक होते हैं तब अल्प तत्व, लघु तत्व और अल्प तत्व, ठीक है। तो ठीक है, तो तुम्हारा लघु तत्व में कौन से आएंगे, तुम्हें कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा, क्लोरीन आता है, ठीक है। तुम्हारा लघु तत्व में क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा और क्लोरीन आता है, ठीक है। और अल्प तत्व में क्या आता है, आयोडीन आता है, तांबा आता है, मैग्नीज आता है, कोबाल्ट आता है, सोलेनम आता है, क्रोमियम आता है और मोलिब्डेनम आता है। तो अल्प तत्व में आयोडीन, तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, सोलेनम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम आता है। और लघु तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा और क्लोरीन आता है, ठीक है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं, हमें देखें तो पौधों के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, ठीक है, जो हवा, पानी एवं मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में 6 बृहद पोषक तत्व हैं और 7 क्या हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो 6 बृहद पोषक तत्व हैं और 7 क्या हैं, तुम्हारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व में हवा, जो देखो हवा से क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। पानी से क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। मृदा से क्या मिलता है, बृहद पोषक तत्व
और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों मिलते हैं। तो बृहद पोषक तत्व में नाइट्रोजन मृदा से मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, सल्फर मिलता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मोलिब्डेनम मिलते हैं। तो मृदा से बृहद पोषक तत्व कौन से मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से मिलते हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। तो ये बृहद पोषक तत्व हैं, ध्यान रखना है, पूछ देता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये बृहद पोषक तत्व हैं। और तुम्हें क्या कहते हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, ये तुम्हारे क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और उसके बाद तथ्यात्मक नोट्स और भी देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 में किया था। कब किया था? 1802 में किया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर माना जाता है इनको, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक माना जाता है, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 में किया था। अब इन प्रमुख शब्दावली में हम संदर्भित उत्पाद देखें तो देखो, एपीकल्चर क्या है तुम्हारा? व्यापारिक स्तर पर शहद, ये भी हमने आगे पहले पढ़ रखा है। व्यापारिक स्तर पर शहद एपीकल्चर, ठीक है। एवीकल्चर, इसको पक्षी पालन आता है इसमें, एवीकल्चर। और पीसीकल्चर में क्या आता है तुम्हारा? मत्स्य पालन आता है। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों, जंतु, वनस्पति का संवर्धन आता है। एग्रीकल्चर आता है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। और एल्गा कल्चर में क्या आता है? एक्वाकल्चर का एक प्रकार है ये। और सेरीकल्चर क्या है? ठीक है, एल्गा कल्चर क्या है? एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, तो एल्गा कल्चर में, ठीक है। सेरीकल्चर में कल्चर रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है, ये सेरीकल्चर है। और सिल्वी कल्चर में वन संवर्धन होता है। स्पांजी कल्चर में स्पंज संवर्धन होता है। कैनिकल्चर में कुत्ता पालन होता है, कैनिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती या पुष्प कृषि होती है। ओलेरिकल्चर में सब्जियों की कृषि होती है। अर्बोरिकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है। ओलिगोकल्चर में कुछ फसलों या प्रजातियों की कृषि होती है। हॉर्टिकल्चर में फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती होती है, ठीक है। ओस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों की कृत्रिम प्रजनन होता है। ओस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन होता है। ओलीकल्चर में जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार होता है। हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन होता है। वर्मीकल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन होता है। वर्मीकल्चर में। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन होता है। मेरीकल्चर में मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु एवं वनस्पति का संवर्धन होता है, ठीक है। किसमें तुम्हारा? ये है तुम्हारा मेरीकल्चर में, ठीक। मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों व वनस्पति का संवर्धन होता है। और मोरीकल्चर, ध्यान रखना इसमें, मोरीकल्चर और मेरीकल्चर, मोरीकल्चर, ठीक है। मोरीकल्चर में शहतूत की खेती होती है। सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन होता है। पोमोलॉजी में फलों की कृषि होती है। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है, या एरोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, इनमें क्या होता है? मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, बगैर मृदा के ही पौधों का हम संवर्धन करते हैं। और एरोकल्चर में बगैर मृदा के ही हम क्या करते हैं? मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एरोकल्चर में मृदा विहीन पादपों का संवर्धन होता है। वेजिकल्चर में सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो वो वेजिकल्चर में आते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लिया हमने, इनको भी देख ही लेते हैं साथ में, ठीक है। जो तुम्हारा जीव विज्ञान शाखा, जैसे जेरेंटोलॉजी, जो मनुष्यों में बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। पेरोलॉजी में मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन करते हैं लिथोट्रिप्सी में। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी का अध्ययन होता है। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, यह हम किसमें करते हैं? बायोनिक्स में। बायोनॉमिक्स में क्या करते हैं? जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। तो बायोनिक्स में देखो क्या करते हैं? जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, ये हम देखते हैं बायोनिक्स में।
और बायोनॉमिक्स में क्या करते हैं, जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों का वातावरण के साथ क्या संबंध है, बायोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। कंकोलॉजी में मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कंकोलॉजी में मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में क्या करते हैं, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवधारियों में अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। पैलिनोलॉजी में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। एटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। मैल्कोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और लिथोट्रिप्सी में हमने देखा कि एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें प्रघाती तरंगों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरियों को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। ठीक है, और प्रमुख शब्दावली हमने देख लिया अभी। ठीक है, अब हम देखेंगे जैव विकास।